नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। BTV न्यूज़ की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। पीजी महाविद्यालय में जारी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर महाविद्यालयीन छात्रों ने जताया विरोध। कम प्रतिशत वालों को प्रवेश दिए जाने का लगाया आरोप। कॉलेज परिसर में नहीं की जा रही जानकारी चस्पा। प्राचार्य ने कहा शासन के निर्देश के तहत ही किया जा रहा है कार्य। स्कूलों में नहीं दिखाई दे रही है बच्चों की उपस्थिति। बच्चों को सता रहा है कोरोना का भय, नहीं पहुंच रहे हैं बच्चे। कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। स्कूलों में पहुंच रहे हैं महज 5 से 6 विद्यार्थी। हाथरस घटना को लेकर विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों को फांसी की सजा सुनाने लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश सरकार को भी बर्खास्त करने की गई है मांग। बसपा सहित समता सैनिक दल और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। प्रवेश प्रक्रिया में कम प्रतिशत वाले विद्यार्थियों का प्रवेश होने व अधिक प्रतिशत वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में 3 अक्टूबर को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा उनकी समस्याओं पर सुनवाई कर समाधान नहीं करने पर भी नाराजगी जताई है। महाविद्यालय के BA द्वितीय वर्ष के छात्र सोनू रणगीरे ने बताया कि महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन महाविद्यालय परिसर में न तो प्रवेश प्रक्रिया की रोजाना की जानकारी छात्र छात्राओं को दी जा रही है और न ही कोई समस्या सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया में जिन विद्यार्थियों ने अधिक अंक लाए हैं उनका प्रवेश सूची में नाम ही नहीं है और जिनके कम अंक हैं उनका नाम सूची में दर्ज है, जिससे छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि CLC के दूसरे राउंड में जिन्हें प्रवेश नहीं मिला है उनका नाम नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि MSc के परिणाम को लेकर भी गुमराह किया जा रहा है, जिससे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राएं प्रवेश को लेकर परेशान हो रहे हैं। अभी के दौरे में ये देखा जा रहा है कि छात्रों के परसेंटेज हाईलाइटेड के बाद में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है और उसके बाद की परसेंटेज भी हाईलाइट है उसका, और क्या कहते हैं कि सभी छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। और हम पूरे छात्र इकट्ठा होकर ये गुजारिश करते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम ये निंदा PG कॉलेज जटाशंकर से करते हैं। क्या हक नहीं मिल रहा है आपको? काफ़ी बच्चों का लोग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। CLC राउंड में भी उनको दूसरी बार हटा दिया जा रहा है। वहीं मामले में JST PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा कि कम और अधिक अंक को लेकर जो छात्र छात्राओं के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है, छात्रों को इस बात को समझना होगा कि शासन के निर्देशानुसार सामान्य वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10% आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है उन्हें भी प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है और उन्हें स्वयं ही देखना है कि उनकी स्थिति क्या है। कोरोना के तहत परिसर में जानकारी चस्पा नहीं की जानी है ताकि भीड़ एकत्रित ना हो। देखिए, जो आरक्षण नियम जो है, जैसे अपने को मालूम है कि OBC का कोटा है, SC का ST का कोटा है, तो इसी प्रकार पिछले वर्ष से मध्य प्रदेश शासन ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जनरल का, सामान्य वर्ग का, उनके लिए 10% सीट रिजर्व की है। और ये सब चीज़ में, मतलब प्रवेश में भी है,
सर्विसेज में भी है, पूरे जहाँ पे भी काम चल रहा है वहाँ। तो ये आपको ऐसा लग रहा है, पर यदि उनके पास इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जारी होता है, तो वो भी जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट है वैसा सर्टिफिकेट वो भी है। तो यदि वो सर्टिफिकेट करके वो कोई उसमें कर रहा है तो वहाँ हो सकता है जो है प्रवेश नीचे आया, पर वो भी कोटा है, फ्रीडम फाइटर का कोटा होता है। अब मान लीजिए केवल एक आवेदक है तो उसका 45% होगा और एक सीट खाली तो उसका हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर है। इन सब के जो परसेंटेज है नीचे आते हैं। शासन के द्वारा अनलॉक 4 के तहत 21 सितंबर से स्कूल को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की शिक्षण से संबंधित समस्याओं को लेकर परामर्श के लिए खोला गया है, लेकिन अब भी स्कूलों में छात्रों की संख्या 5% ही नजर आ रही है। जिले व प्रदेश में बढ़ रही कोरोना संक्रमण के चलते अभिभावकों द्वारा छात्र छात्राओं को स्कूल न भेज ऑनलाइन पढ़ाई का ही समर्थन किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले के प्रमुख शासकीय स्कूलों में वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत कम है। उत्कृष्ट विद्यालय में भी बच्चों की संख्या कम नजर आ रही है। शासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल प्रबंधन द्वारा हर दिन अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को बुलाया जा रहा है। बच्चों से स्कूल आने के लिए उनके अभिभावकों की सहमति पत्र लिए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। आज महारानी लक्ष्मीबाई में एक भी विद्यार्थी नहीं पहुंचा और शिक्षकों की उपस्थिति भी नहीं दिखाई दी। इसी तरह वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में आज 11वीं कक्षा के बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें 3 बच्चे ही उपस्थित हुए, जिनकी समस्या का समाधान विषय संबंधी शिक्षकों द्वारा किया गया। इसके पूर्व 1 अक्टूबर को 9वीं कक्षा के 5 बच्चे ही उपस्थित हुए थे। उत्कृष्ट विद्यालय में आज बच्चों की उपस्थिति दिखाई दी। 12वीं कक्षा के अलग अलग विषयों के करीब 20 बच्चे शामिल हुए। इस संबंध में उत्कृष्ट स्कूल के हिंदी विषय के शिक्षक BL राणा ने बताया कि स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें बिठाया जा रहा है। करीब 10% बच्चे शिक्षण संबंधी समस्याओं के बारे में परामर्श लेने आ रहे हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। हमारे यहाँ हमने टाइम टेबल को बांट दिया है। सोमवार को पूरी 9th सेक्शन को बुला रहे हैं और हर क्लास में 25-25 बच्चे जो कि अपने माता या पिता की सहमति पत्र लेकर के आते हैं रहती है, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। हाथरस में दलित युवती से हुए सामूहिक बलात्कार व हत्या को लेकर जिले में भी विभिन्न संगठनों के द्वारा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी व समता सैनिक दल ने रैली निकालकर योगी व मोदी सरकार के खिलाफ अंबेडकर चौक में जमकर नारेबाजी कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हाथरस की घटना के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। गौरतलब है कि हाथरस की घटना के विरोध में बसपा के द्वारा बूढ़ी स्थित बसपा कार्यालय से रैली निकालकर अंबेडकर चौक पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अंबेडकर चौक में विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर हाथरस की दलित युवती के साथ घटना कारित करने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। इस दौरान बसपा नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। बसपा ने राष्ट्रपति से मांग की है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों जिसमें हाथरस, बलरामपुर, आजमगढ़ आदि में गैंगरेप के साथ दरिंदगी करने वाले दोषियों को फांसी दी जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, सरकारी संस्थानों का निजीकरण बंद किया जाए और किसान विरोधी कृषि बिल को तत्काल वापस लिया जाए। आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर बंद करें और जिले के बहिर क्षेत्र में घटित झामसियों धुर्वे के फर्जी एनकाउंटर की न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए और उसके परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी और 1 करोड़ रुपये मुआवजा 5 एकड़ जमीन आवंटित की जाए। इस दौरान बसपा जिलाध्यक्ष देवराज भोयर ने कहा कि सरकार के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। पीड़ित युवती के शव का पुलिस द्वारा रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। योगी सरकार आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। देश और प्रदेश में तमाम घटनाएं घट रही है। बहुजन समाज की बहन बेटियों के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न जो बढ़ रहा है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे बलरामपुर की हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश की घटना हो, तमाम जो घटनाएं भाजपा के राज में जो घट रही है, इसके खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी का आज ये आक्रोश रैली है। और इस आक्रोश रैली के माध्यम से हम माननीय हमारी जो बहन जो स्वर्गीय मनीषा वाल्मीकि है, इनको न्याय मिले, इस बात के लिए हम अपनी गुजारिश लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं। क्या लगता है देश में दलितों, मुसलमानों के प्रति एक प्रकार की आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भाई, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा पर चल रही है वो विचारधारा
द्वारा ये बताती है कि मनु का कानून लाकर शूद्र समाज के लोग, चाहे वो एससी के लोग हो, एसटी के लोग हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, ये तमाम जो शूद्र समाज के लोग, इनको शूद्र कहा जाता है, ये चौथे वर्ण के लोग हैं। और चौथे वर्ण के लोगों के साथ में मनु के कानून में कहीं भी लिखा नहीं कि इनको इंसाफ मिले, इनको मान सम्मान मिले, इनको न्याय मिले। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी मनु के कानून पर चलकर इस देश का शासन चलाना चाहती है और उसी अनुरूप ये जो घटनाएं घट रही है उसका प्रतिफल। ज्ञापन सौंपते समय मुकेश कुमार, जोन प्रभारी बसपा, जिलाध्यक्ष देवराज भोयर, जिला महासचिव सचिन बौद्ध, बसपा नेता अजाब लाल शास्त्री, जयचंद भौतेकर, देवाजी रामटेके, आनंद वैद्य, ललिता रामटेके, करुणा वहाने, अंजू मेश्राम, रीना गणवीर, प्रमिला बोरकर सहित अन्य मौजूद रहे। 2 अक्टूबर को देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 24 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 28 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 2 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1220 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 860 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 342 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 24 मरीजों में वार्ड नंबर 8 बैहर के 2 मरीज, मोहबट्टा का 1 मरीज, वार्ड नंबर 7 के 5 मरीज, वारासिवनी तहसील के ग्राम नरोड़ी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 3 का 1 मरीज, कटंगी तहसील के ग्राम बाहकल का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम सुरजाटोला के 11 मरीज, बालाघाट तहसील के ग्राम पाथरवाड़ा का 1 मरीज, खैरलांजी तहसील के ग्राम बिटोड़ी का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड के इंतजाम किए गए हैं। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 3 अक्टूबर 2020 को शाम 5 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 101 और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 6 बेड मरीजों से भरे हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई, बैहर और लांजी में कुल 474 बेड और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 99 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 178 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार व हत्या की घटना की निंदा करते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि योगी सरकार को बर्खास्त कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि हाथरस की घटना में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने का प्रयास कर पुलिस द्वारा झूमाझटकी कर राहुल गांधी को धक्का देकर गिरा दिया गया। राजनीतिक जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने जाता है तो उसे रोका जाना निंदनीय है। उनको पटक दिया, राहुल गांधी को पटक दिया, उनकी महिलाओं के साथ मारपीट कर दी, सांसद महिलाओं के साथ मारपीट कर दी, तो हद से ज्यादा हो गया। पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष को एकजुट होकर और ये तानाशाही के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक बड़ा अभियान, राष्ट्रीय अभियान चलाने की जरूरत है और इसकी बहुत जरूरत है। तो विपक्ष को ये पहल करना चाहिए और पूरी जनता साथ में आने को तैयार बैठी हुई है। अब मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का जो पानी जो है सिर से ऊपर जा चुका है। यूपी की योगी सरकार द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रात में पीड़ित मृतका के शव का अंतिम संस्कार किया गया, जो गलत है। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर मनमानी कर रही है और पूरा गुंडा राज चल रहा है। महिलाओं और युवतियों का जीवन सुरक्षित नहीं है। नैतिक आधार नहीं बचा है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे, क्यों नहीं खुद पहल कर रहे हो? खुद को पहल करना चाहिए कि भाई ये सरकार को बर्खास्त करो। राष्ट्रपति को बोलना चाहिए उनको। इनका गृह मंत्री अमित शाह जो है इतनी बड़ी घटना पर पूरा हिंदुस्तान को झकझोर कर दिया है। और बम्बई में, पटना में, कलकत्ता में सब जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, राजस्थान में सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्यों नहीं मतलब वो बोल रहे हैं, क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे सामने आकर के? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहाँ गए इनकी सब बातें, कहाँ गए इनका विचार? पर ये वंदे मातरम करने से थोड़ी काम चल जाता है और भारत माता की जय बोले थोड़ी काम चल जाता है। ऐसे बोल के भारत के नौजवानों को और भारत की जनता को जो है वो भ्रमित करके अपने साथ।
भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया था कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है, लेकिन अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही लोगों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा है। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया, न ही गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कोई बयान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी नरसिंहपुर गैंगरेप और मालवा में भी गैंगरेप हुआ है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल में महिलाओं पर अत्याचार और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ भारत के सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं समता सैनिक दल द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलगड़ी हाथरस के अनुसूचित जाति की बेटी के साथ बलात्कार अमानवीय अपराध के अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने एवं उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर, कन्नौज, भदोही, आजमगढ़ एवं अन्य जिलों में हुई बलात्कार एवं अमानवीय घटना के दोषियों को फांसी देने के विषय में ज्ञापन सौंपा गया। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि उत्तर प्रदेश के बुलगड़ी हाथरस जिले में दिनांक 14 सितंबर को 19 वर्षीय बालिका के साथ 4 दरिंदों ने दरिंदगी कर जान से मारने के लिए गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसकी जीभ भी काट दी ताकि उसके खिलाफ वो बयान न दे सके। इस प्रकार जानवरों जैसी क्रूरता की गई है। इसके खिलाफ बहादुर बेटी जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन 29 सितंबर को दिल्ली के अस्पताल में जंग लड़ती बेटी ने अंतिम सांस ली। पीड़िता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन द्वारा बेटी का शव माता पिता को न सौंपकर अंतिम संस्कार रात्रि 3 बजे पुलिस अभिरक्षा में परिवार वालों को घर में बंद करके किया गया। शासन के इस कृत्य से संपूर्ण बहुजन समाज का पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। पूरा समाज इस प्रकार के शासन के कृत्य की निंदा करता है। यहाँ पे जो हाथरस खंड में हमारी महिला बहन वाल्मीकि के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ है, इसके लिए पूरा भारत देश में बहुजन समाज की युवा आक्रोश है कि हम योगी सरकार जो पिछड़े आदिवासी और मुसलमानों के जो विरोध में आज आए दिन अत्याचार की जा रही है, हम योगी सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि ज्ञापन सौंपते समय द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नगर शाखा अध्यक्ष SL रंगारे, नगर महासचिव इंजीनियर प्रमोद बारमाटे, नगर कोषाध्यक्ष विकल्प भौरजार, जिला कोषाध्यक्ष KS मेश्राम, जिला लेखा परीक्षक सरोज कुमार बोरकर, समता सैनिक दल के कमांडर आदर्श मेश्राम, समता सैनिक दल के जवान सुजीत बोमारडे सहित अन्य उपस्थित रहे। बालाघाट नगर में करीब 38 करोड़ की जल आवर्धन योजना का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। ठेकेदार द्वारा काफी धीमी गति से निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत नगर के सभी वार्डों में नई पाइपलाइन विस्तार का कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन लोगों के घरों में मीटर लगने का कार्य अधूरा होने से नई पाइपलाइन से जल प्रदाय प्रारंभ नहीं किया गया है। ठेकेदार के कार्य की निर्धारित समयावधि करीब 1.5 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई है। अब नगर पालिका द्वारा ठेकेदार को 30 सितंबर तक कार्य पूर्ण नहीं करने पर जुर्माना वसूलने नोटिस दिया गया है। गौरतलब हो कि नगरीय क्षेत्रों में 24 घंटे पानी प्रदान करने के लिए शासन द्वारा बालाघाट नगर पालिका में जल आवर्धन योजना का कार्य करीब 6 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था, जिसका वर्क ऑर्डर वर्ष 2016 में हुआ और 2018 तक कार्य पूर्ण करने समयावधि निर्धारित की गई थी। इस कार्य का ठेका जलगांव की एक कंपनी को दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा काफी धीमी गति से निर्माण कार्य करने से कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। इस योजना के तहत नया फिल्टर प्लांट, इंटक वेल निर्माण व नगर में पानी टंकी निर्माण एवं पाइपलाइन विस्तार का कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन कनेक्शनधारियों के घरों में मीटर लगने का कार्य अधूरा पड़ा है। बता दें कि नगर में 17,800 कनेक्शनधारियों में से अब तक 14,000 कनेक्शन कर करीब 4,500 लोगों के घरों में मीटर लगाने का कार्य किया गया है। वर्तमान में मीटर लगाने का कार्य बंद पड़ा हुआ है। पुराने नल कनेक्शनधारियों के घरों में निःशुल्क मीटर लगाया जा रहा है व नए कनेक्शनधारियों से मीटर लगाने का 1,600 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। बता दें कि नगर में विगत 2 वर्षों से नगर पालिका द्वारा एक ही समय नल से पानी प्रदान किया जा रहा है, जिससे नगर के कुछ वार्डों में नलों से पर्याप्त पानी नहीं मिलने से अभी भी पानी की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में नगर पालिका के उपयंत्री सुरेंद्र रहंगडाले ने बताया कि जल आवर्धन योजना का कार्य 30 सितंबर तक पूर्ण करने ठेकेदार को नोटिस दिया गया था। कार्य पूर्ण नहीं होने पर ठेकेदार पर प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि करीब 1.5 वर्ष से समाप्त हो चुकी है। ठेकेदार द्वारा काफी धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। मीटर लगाने का कार्य अधूरा पड़ा है। उसका काम चल रहा है। ठेकेदार को नोटिस दिया गया कि 30
सितंबर तक अपना कार्य पूर्ण करे। नहीं होने की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से उस पर पेनल्टी अधिरोपित की जाएगी। अब तक कितने मीटर लगे? करीब 4,500 मीटर उसने लगा चुका है और 14,000 कनेक्शन कर चुका है। कितने लगने के हैं? जितनी डिमांड आई थी कुल हाउस होल्ड तो 17,800 है, जिसमें 14,000 लोगों की ये था कि हमें कनेक्शन दिया जाए। उनको कनेक्शन अभी दे दिए हैं, फिर जैसी डिमांड आएगी पब्लिक की उस आधार पर कनेक्शन देंगे। काम पूर्ण करने की कितनी अवधि? काम करने की अवधि समाप्त हो चुकी है और उसको भी लगभग 1.5 से 2 साल हो गए। सर आगे क्या ग्राहकों के लिए मतलब किस प्रकार की पेनल्टी रहेगी, कैसे हो? नहीं, ग्राहकों के लिए कोई पेनल्टी नहीं। पेनल्टी तो ठेकेदार को ही के ऊपर लगेगी और हितग्राहियों को तो वो आवेदन करेंगे, उनका कनेक्शन दे देंगे। तो ये कनेक्शन निःशुल्क दिया जाएगा? नहीं, 1600 रुपये जो कनेक्शन चार्ज पहले लगते थे उतना ही चार्ज लगेगा। और जिनका पुराना कनेक्शन है? नहीं, उनको कोई चार्ज नहीं। उनको कोई चार्ज? उनको निःशुल्क। और जो अभी मंथली रहते हुए जो 60 रुपये करीब बैठ करते, तो आगे जो मीटर लगा है तो उसके हिसाब से कि यूनिट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, इस पर क्या कार्य होगा? अभी 60 रुपये ही पर मंथ लिया जाएगा और उसको बढ़ाने के संबंध में अभी कोई विचार नहीं। कब तक कार्य चालू हो जाएगा? काम उसका चल रहा है, गति धीमी है उसकी। मीटर उसको कोरोना के कारण जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा उसका कहना है। पर हमारा कहना है कि हमने जो समय सीमा दी है उसमें आपको काम करना है, उसका विषय है। नहीं करने पे मध्य प्रदेश में आगामी माह में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति काफी गर्म है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने भी कांग्रेस के द्वारा किसानों के कर्जा माफ किए जाने के मामले में एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा किसानों का कर्जा माफ किए जाने की बात स्वीकार करने की बात को विधायक गौरीशंकर बिसेन ने एक सिरे से नकार दिया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया में यह चर्चा जोरों पर थी कि विधानसभा में विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा यह बात स्वीकार की गई है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों का कर्जा माफ करने में अहम भूमिका अदा की गई। इस संदर्भ में पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि विधानसभा के दौरान उन्होंने इस प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया है, चाहे तो इसकी जांच करा ली जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 15 दिनों के भीतर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ किए जाने की बात कही थी और कहा था कि यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री स्वतः ही बदल गए। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, केवल कागजों में कर्जा माफ करने से कर्जा माफ नहीं होता है। इसके लिए सरकार को खजाने से बैंकों में पैसे भी जमा करनी पड़ती हैं। आज लाखों किसान डिफाल्टर हो गए हैं, उन्हें ऋण तक नहीं मिल रहा है। किसानों का ऋण माफी का वादा किसानों के साथ धोखा है और उन्हें छला गया है। कर्जा माफी कांग्रेस का एक पॉलिटिकल स्टंट था, इसलिए कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं। मैंने कहा कि कागज पे कर्जा माफ हो कह देने से कर्जा माफ नहीं होता। सरकार को अपने खजाने से बैंकों में पैसा जमा करना चाहिए, वो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने नहीं किया। और ऐसी स्थिति में प्रदेश के लाखों किसान खेती कर्मी हो गए, डिफॉल्टर हो गए, उनको नया ऋण नहीं मिला। कांग्रेस का ऋण माफी एक तौर से किसानों के साथ धोखा है, उनको छला गया है। 2 लाख तक कर्जा माफ करने की बात की, आधा अधूरा भी नहीं किया, जो किया उसमें भी संगति है और एक तरह से उनका पॉलिटिकल स्टैंड था। और इसीलिए कांग्रेस की बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव मैदान में। लेकिन जो कांग्रेस नेता तो चुनावी सभा में कह रहे हैं कि सरकार के कृषि मंत्री ने स्वीकारा है विधानसभा में कि कर्जा माफ हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बालाघाट की जांच करा लो। वो जिस सीमा तक कर्जा माफ की बात करते हैं, क्या हमारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और हमारी जो सेवा सहकारी समिति के खाते में जितना कांग्रेस के लोग कह रहे हैं वो पैसा जमा हुआ क्या? अमानत और शेयर का पैसा किसानों का काटा गया है, अभी वो भी नहीं आया, तो काहे की ऋण माफी? विधानसभा में भी स्वीकृति हुई, कृषि मंत्री ने कहा कि हाँ कुछ कर्जा माफ हुआ है, कुछ वो क्या? अरे उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर 11 दिन के अंदर 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे कहा, और नहीं होगा तो राहुल गांधी जी ने कहा था मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो उन्होंने तो नहीं बदला, लेकिन मुख्यमंत्री स्वतः बदल गए, आप देख रहे हैं। थैंक यू।
कोतवाली थाना अंतर्गत इतवारी बाजार से 30 अक्टूबर अज्ञात चोरों द्वारा एक हाथ ठेले से इलेक्ट्रॉनिक नापतोल चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए एक आरोपी में वार्ड नंबर 24 निवासी राजेंद्र उर्फ छोटू गोंड जिला बदर का भी आरोपी था, जो पूर्व में किए गए चोरी के मामले में भी फरार था। इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने बताया कि 1 अक्टूबर को वार्ड नंबर 13 निवासी राजेश डोहरे ने थाने में सूचना दी थी कि हाथ ठेले से इलेक्ट्रॉनिक नापतोल कांटा कीमत 4000 रुपये अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई। कोतवाली में अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 389 ताही के तहत मामला कायम किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोतीनगर निवासी विनित शुक्वा के रूप में चोर की पहचान की गई थी, जिसकी तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 अक्टूबर की रात जिला बदर का आरोपी राजेंद्र उर्फ छोटू गोंड को पकड़ा गया, जो पूर्व में चोरी के मामलों में फरार था, जिससे पूछताछ करने पर 30 सितंबर को अपने साथी विनित के साथ मिलकर नापतोल कांटा चोरी करना कबूल किया। पैसे की आवश्यकता होने पर उक्त नापतोल कांटा को एक अज्ञात व्यक्ति को 400 रुपये में बेच देना बताया गया, जिससे पुलिस ने विनित को भी पकड़ा और उक्त दोनों आरोपियों से 350 रुपये जब्त किए गए। राजेंद्र से चोरी के अन्य मामलों में भी पूछताछ करने पर अपराध क्रमांक 475-20 धारा 389 ताही के तहत प्रकरण में अपने साथी राजेंद्र मड़ावी के साथ चारा काटने की मशीन चोरी करना बताया। पुलिस द्वारा चारा काटने की मशीन चोरी करने के मामले में पूर्व में ही चोरों को पकड़ा गया था। पुलिस द्वारा राजेंद्र के खिलाफ जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी मामला कायम किया गया है। नगर के वार्ड नंबर 30 सरेखा निवासी एक 52 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस की तहरीर मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शून्य पर मर कायम किया। अस्पताल पुलिस चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गजानंद पिता रामू साहब हिरवा ने 3 अक्टूबर की दोपहर खाना खाकर घर में सोया हुआ था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने तत्काल जिला अस्पताल लाकर उसे भर्ती कराया, जहां उपचार के कुछ देर बाद ही गजानंद की मौत हो गई। पुलिस चौकी में नर्स द्वारा तहरीर देने पर पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि मौत का कारण अज्ञात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही कारण स्पष्ट होगा। अस्पताल चौकी पुलिस द्वारा मर्ग डायरी जांच के लिए कोतवाली थाने को भेजी जाएगी। नवेगांव ग्रामीण थाना क्षेत्र के कोसमी में एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही को पूर्ण किया है। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मर कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविंद्र वाहने कोसमी निवासी रायपुर में प्लॉटिंग का काम करता था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण उसका प्लॉटिंग का काम पूरी तरह से बंद हो गया और वो अपने घर वापस आ गया। यहाँ पर वो सब्जी का व्यवसाय कर अपना और परिवार का जीवन यापन कर रहा था, लेकिन वो काम बंद होने से परेशान चल रहा था। जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में उसकी पत्नी और बेटी मायके गई थी। वहीं शुक्रवार की शाम उसकी मां और छोटे भाई की पत्नी बाजार गई थी। इसी बीच उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रात करीब 8:30 बजे जब मां वापस घर लौटी तो उसे फांसी पर लटका देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। अवैध रूप से कटने के लिए महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाए जा रहे 50 मवेशियों को विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से बेनी गांव में पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामले में जानकारी देते हुए गौवंश रक्षण और संवर्धन संगठन के जिलाध्यक्ष तोमेश दमाहे ने बताया कि उन लोगों को शुक्रवार की रात्रि में सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से गौवंश को काटने के लिए कटंगी मार्ग से होकर बेनी गांव की ओर से मवेशियों को महाराष्ट्र के बूचड़खाने ले जा रहे हैं। सूचना पर उन लोगों ने रामपाली थाने और एसडीओपी को सूचना देकर विश्व हिंदू संगठन बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का सहयोग लेकर देर रात्रि में मवेशी तस्करों की घेराबंदी कर उन्हें बेनी गांव के पास स्थित वैनगंगा नदी के किनारे से महाराष्ट्र सीमा से प्रवेश करते समय प्रातः करीब 5 बजे धर दबोचा और इन तस्करों के पास से 50 मवेशियों को पकड़ा गया। इस दौरान मवेशियों को हाँक कर ले जा रहे 3 लोगों को भी पकड़ने में कामयाबी मिली है। वहीं शेष लोग फरार हो गए, जिसके बाद तस्करों के चंगुलों से छुड़ाए गए मवेशियों को पुलिस के सहयोग से बेनी ग्राम से 30 किलोमीटर तक पैदल हाँक कर वारासिवनी स्थित गौशाला लाया गया, जहां सभी गौवंशों को गौशाला की सुरक्षा में सौंप दिया गया है।
जा रहे हैं? लगभग 50 जानवर बेनी नदी के पार महाराष्ट्र की ओर ले जाए जा रहे थे, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और पुलिस प्रशासन की सम्मिलित सहायता से आज 50 जानवरों को पकड़ा गया है। कहाँ से पकड़ा गया है इनको? ये बेनी नदी के पास से पकड़े। ये सब जानवर कहाँ ले जाए जा रहे हैं? कत्लखाने महाराष्ट्र की ओर ले जाए जा रहे हैं। कितने जानवर होंगे? लगभग 50 जानवर थे। आरोपी को भी पकड़ ले गए? आरोपी नहीं, आरोपी पकड़ नहीं पाए, आरोपी भाग गए थे, क्योंकि उन्हें हाका करने वाले साथ में हैं उनके, वही हाका करने वाले हैं, वही लगभग सब समस्त काम में सम्मिलित रहते हैं। अच्छा, जो काम में सम्मिलित थे आपने उससे पूछताछ की होंगी, वो क्या बताया उन्होंने? वही उनको सिर्फ ये जानकारी थी कि महाराष्ट्र जाकर के ट्रक लोड होते हैं। आपको बताएं कि बेनी मोवाड़ बोनकट्टा समीपी प्रदेश महाराष्ट्र राज्य की सीमा से जुड़ा होने और दोनों राज्यों की सीमाओं के बीच से बावनथड़ी नदी और वैनगंगा नदी होने से सीमा क्षेत्र में प्रशासन की पर्याप्त चौकसी नहीं होने की वजह से पशु तस्करों के लिए ये स्वर्ग बना हुआ है। इन क्षेत्रों से सिवनी, बरघाट, लालबर्रा और वारासिवनी क्षेत्र के कुछ मवेशी तस्कर मवेशियों की तस्करी कर महाराष्ट्र राज्य के बूचड़खानों में ले जाकर इन मवेशियों को बेच देते हैं। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रमरमा में शुक्रवार 2 अक्टूबर की शाम अपने मामा के लड़के के साथ नदी में नहाने गए 15 वर्षीय बालक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम शैलेश पंचेश्वर है। बताया जा रहा है कि मृतक शैलेश शाम लगभग 5 बजे अपने मामा के लड़के के साथ नदी में नहाने चला गया था, तब यह हादसा घटित हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। रमरमा निवासी राजेश नागेश्वर ने बताया कि मृतक शैलेश शुक्रवार दोपहर अपने पापा रेखचंद और मम्मी सरिता को लेकर अपने मामा के गांव बोदल कसा गया हुआ था। तभी वो अपने पापा मम्मी को छोड़ने के बाद शाम को अपने मामा के लड़के मुकेश मरठे के साथ बाइक से अपने गांव रमरमा जाने निकला था, लेकिन जाते वक्त दोनों नदी नहाने चले गए, जिसके बाद मृतक शैलेश नदी में डूब गया। मामा के लड़के मुकेश ने इस घटना को अपने घर में आकर बताया, जिसके बाद मछुआरों की सहायता से मृतक शैलेश को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिला, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, मगर रात अधिक हो जाने के कारण मृतक को ढूंढने में सफलता नहीं मिली। शनिवार की सुबह खापा घाट में बच्चों द्वारा मृतक शैलेश को नदी में देखा गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। कल वो अपने मामा के यहाँ आया हुआ था अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए, उसके बाद छोड़ा और घर जा रहा था, तो मामा के लड़के को लेके जा रहा था वापस रमरम ही। तो लोग का प्लान बनेगा चलो नहा लेते कम से कम, तो उन्होंने जो चेनाई नदी बोलती है वो बोतल कसा और बुदबुदा के बीच में जो नदी है वहाँ की घटना है, वो नहाने में चले गए। तो पता चला कि किसी बच्चों के माध्यम से पता चला कि बच्चा डूब गया, नहा रहे थे, तो फिर बताया, तो फिर गांव वाले भी आए, शायद बोतल कसा के काफ़ी लोग आए, उन्होंने सारी चीज़ें बताया, फिर इधर से पता चलने लगा। उसके बाद में फिर ये कंडीशन है कि बुलवाए, फिर पुलिस को भी लगाया फ़ोन, 100 नंबर डायल किए। किसने देखा इसको नदी में? वो बच्चा जो नहा रहा था साथ में, उन्होंने जाके बताया, फिर सब लोग आए। इधर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि ये हादसा कैसे हुआ। एक और जहां जिले में कोरोना का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं वारासिवनी नगर में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वारासिवनी नगर के व्यापारियों के द्वारा प्रत्येक सप्ताह की शनिवार के दिन अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखने का ऐलान किया था, जिसका असर 3 अक्टूबर को देखने को मिला। कुछ दिन पूर्व ही कार्यकारी अध्यक्ष जुगल किशोर खंडेलवाल ने कहा था कि सब्जी व्यापारियों को छोड़कर सभी व्यापारी अपनी दुकानें अपनी मर्जी से बंद रख सकते हैं, जिसको लेकर सभी व्यापारियों ने बंद की सहमति जाहिर की थी, जिसका शनिवार को असर भी दिखाई दिया और वारासिवनी शहर की पूरी दुकानें शनिवार को बंद दिखाई दी और सभी व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद रखकर बंद का पूरा समर्थन किया। इस दौरान नगर के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद दिखाई दिए, हालांकि कुछ आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठान प्रारंभ रहे। वहीं व्यापारियों के एक दल ने नगर में घूमकर बंद का भी जायजा लिया। बता दें कि वारासिवनी नगर में जहां शनिवार को व्यापारियों के द्वारा 1 दिवसीय बंद का ऐलान किया गया है, तो वहीं रविवार को सब्जी विक्रेता संघ के द्वारा भी बंद किया जाता है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। पीजी महाविद्यालय में जारी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर महाविद्यालयीन छात्रों ने जताया विरोध। कम प्रतिशत वालों को प्रवेश दिए जाने का लगाया आरोप। कॉलेज परिसर में नहीं की जा रही जानकारी चस्पा। प्राचार्य ने कहा शासन के निर्देश के तहत ही किया जा रहा है कार्य। स्कूलों में नहीं दिखाई दे रही है बच्चों की उपस्थिति। बच्चों को सता रहा है कोरोना का भय।
नहीं पहुंच रहे हैं बच्चे। कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। स्कूलों में पहुंच रहे हैं महज 5 से 6 विद्यार्थी। हाथरस घटना को लेकर विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों को फांसी की सजा सुनाने लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश सरकार को भी बर्खास्त करने की गई है मांग। बसपा सहित समता सैनिक दल और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।